हाँ भाई, तो मैंने सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन का मतलब बता दिया था। अब देखो हम पॉइंट्स पढ़ते हैं तो जल्दी समझ में आ जाएगा कि रोल नंबर 16 जो कह रहा है, ठीक है। रोल नंबर 16 बहुत ही सिंपल सी बात कह रहा है, कोई भी पर्सन कोई भी पर्सन जो कि सर्वे इंक्वायरी इंस्पेक्शन करता है, जब पर्सन करता है प्रॉपर ऑफिसर सारी चीज़ों को किसी भी पर्सन के रिकॉर्ड्स चेक करता है, तो वो पाता है कि पर्सन लायबल है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, लेकिन उसने फेल का हो गया वो अप्लाई करने में रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उस ऑफिसर रजिस्टर करता है सेट पर्सन को टेम्परेरी बेसिस पे और ऑर्डर इशू करता है फॉर्म जीएसटी आरईजी 12 के लिए। ये रजिस्ट्रेशन ग्रांट करता है जब ऑर्डर उसने दिए होते हैं रजिस्टर्ड पर्सन को, प्रॉपर ऑफिसर ने उस पर्सन को जिसका टेम्परेरी बेसिस पे उसने रजिस्ट्रेशन कराया। हर पर्सन जो कि टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन उसका हुआ होता है उसको ग्रांट किया जाता है कितने समय, 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ सच रजिस्ट्रेशन। जिस भी तारीख को रजिस्ट्रेशन टेम्परेरी दिया है उसके 90 दिन के अंदर उसका एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है, ठीक है ना। और सारी चीज़ें फाइल करनी पड़ती हैं और सबको 30 डेज के अंदर, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ ऑर्डर अपहोल्डिंग लायबिलिटी टू द रजिस्ट्रेशन बाय प्लेट अथॉरिटी के द्वारा उसको काम करना पड़ता है। ये नहीं कि अगर उसे कुछ टेम्परेरी समय के लिए रजिस्ट्रेशन होना है तो समझ ले अरे इसको तो मैं खींच लूंगा, ऐसे नहीं, वो टेम्परेरी होता है, उसको आपको परमानेंट कराना पड़ता है। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि जो प्रोविजन है रूल 910 का वही फॉलो होगा और जीएसटीएन जो होगा जो ऑर्डर दिया जाएगा डेट का उससे जीएसटीएन असाइन किया जाएगा। रूल 17 असाइन करना यूनिक आइडेंटिटी नंबर कुछ स्पेशल एंटिटी से केस में। तो इसमें बोला गया है सारे पॉइंट्स, पहला कोई भी पर्सन जिसको रिक्वायर है यूनिक आइडेंटिटी नंबर, ठीक है, उसको इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म जीएसटी आरईजी 13 के तहत जो कि ड्यूली साइन होना चाहिए कॉमन पोर्टल में डायरेक्टली या थ्रू फैसिलिटेशन सेंटर के थ्रू होना चाहिए जो बोर्ड या कमीशन के द्वारा नोटिफाइड हो। यूनिक जो नंबर होगा वो टेरिटरी के अकॉर्डिंग होगा, इंडिया के जगह के अकॉर्डिंग होगा, प्लेस के अकॉर्डिंग होगा और ये प्रॉपर ऑफिसर रिकमेंडेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा असाइन करके ये आपको इश्यू करेंगे। आपको विद इन 3 वर्किंग डेज एप्लीकेशन सबमिट करेंगे जब सारा काम हो जाएगा तब। नेक्स्ट रूल 18 डिस्प्ले ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड जीएसटी ऑन द नेम बोर्ड। रूल 18 भी देख लो, थ्योरी है जैसे कि आपको पढ़नी है, हर रजिस्टर्ड पर्सन को डिस्प्ले करना पड़ता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अपनी लोकेशंस पे जहां से वो बिजनेस कर रहे हैं या जो भी जहां जहां बिजनेस कर रहे हैं एडिशनल जो भी प्लेस होगी वहां पे डिस्प्ले करना पड़ेगा। जो भी रजिस्टर्ड पर्सन होगा उनको अपना जीएसटीएन जो कि मैंने बताया था गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर जो कि 15 डिजिट का होता है वो दिखाना होगा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो मुख्य जगह है और जो एडिशनल जगह है वहां पर, ठीक है। रूल 19 बेटा इसमें कुछ भी नहीं है, ये प्योर थ्योरी है, इसको पढ़ लेना, इट इज बेसिकली थ्योरी। बेसिकली रजिस्ट्रेशन में कब अमेंडमेंट की क्या जरूरत पड़ती है, क्या फॉर्म होते हैं, तो वो तुम लोग देख सकते हो। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो मुझे बताना हो या समझाना हो, इट्स टोटल थ्योरी। इसको टिक कर लो होमवर्क में, दिस शुड बी योर होमवर्क, नोट कर लो रूल 19 इज योर होमवर्क। रीड है, सिर्फ रीडिंग का। आगे बढ़ते हैं, मेन है रूल 20, ठीक है। वैसे तो ये भी थ्योरी है लेकिन डायग्राम है तो मैं इसको समझा दे रहा हूँ। रूल 20 19 जो अमेंडमेंट्स थे उसकी बात की गई थी रजिस्ट्रेशन में। रूल 20 की बात करें, एप्लीकेशन जो दिए हैं, अगर हम एप्लीकेशन देते हैं रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराने के, यानी कि आपने रजिस्ट्रेशन कराया है और आप उसको कैंसिल करा रहे हैं, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा। देखो एक क्लासिफिकेशन एक दिया गया है, इसके जो समझोगे तो जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, अब देखो ये क्लासिफिकेशन जो दिया है, अब देखो इसमें चीजें बोली गई हैं उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। रूल 20 दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक रजिस्टर्ड पर्सन के केस में और दूसरा जब आप इलेक्ट्रॉनिकली एप्लीकेशन सबमिट करते हैं जीएसटी आरईजी 016 के तहत। अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन है तो पर्सन जिसने रजिस्ट्रेशन कराया उसे ग्रांट होगा रूल 12 के तहत, या जिसके पास यूआईएन दैट इज यूनिक आइडेंटिटी नंबर है वो करा सकता है। क्या करा सकता है,
कैंसिलेशन के लिए रजिस्ट्रेशन, या फिर अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म कर रहे हैं तो इन चीजों में स्टॉक इनपुट्स के रूप में जो लगाया है, फिनिश गुड्स के रूप में जो लगाया है, सेमी फिनिश यानी पूरी तरह से भी कंप्लीट नहीं हुए, कैपिटल गुड्स हैं जो कि कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन का हो सकता है, या लायबिलिटी जिसमें डिटेल ऑफ पेमेंट सब की गई है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपना रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करा सकते हैं। तो ये पूछा जाता है कि रूल 20 कितने पार्ट्स में है, या कौन रजिस्टर्ड पर्सन की कैटेगरी में आएगा, यूआईएन किस कैटेगरी में आएगा, तो आपका जवाब होगा रजिस्टर्ड पर्सन कैटेगरी में आएगा। इनपुट्स अगर सेमी फिनिश गुड्स है तो आपका जवाब होगा ये इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म जीएसटी आरईजी 16 के तहत आएगा। सिंपल, बाकी इसमें प्योर रीडिंग वाला है, एज सच और कुछ नहीं। कोई दिक्कत किसी को कुछ पूछना है? नो सर। तो आगे बढ़ते हैं। रूल 21 बाकी रीड कर लेना, वही सारी चीजें हैं। रूल 21 रजिस्ट्रेशन जब आप अपना कैंसिल कराते हैं इन केसेस में, यानी कि एक केस बोले गए हैं और आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, कैंसिल हो जाता है आपका रजिस्ट्रेशन टू बी कैंसिल इन सर्टेन केस। अगर इनमें से कोई भी नियम लगा तो आपका रजिस्ट्रेशन गया। आपने जो बिजनेस की जगह बताया था कानपुर, निकला आपका उन्नाव, गड़बड़ हो गई, कैंसिल हो जाएगा। इनवॉइस इशू किया बिल बिना गुड्स की सप्लाई के सर्विस के, और आपने कोई नियम तोड़ दिया जो भी नियम बने थे, तो भी आपका कैंसिल हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट, अगर आप कोई भी नियम तोड़ते हैं जो कि अलग से बनाए हैं, कुछ एडिशनल बनाए हैं, या कुछ भी सबसेक्शन के तहत बनाए और आपने किसी भी नियम को अनदेखी किया, इग्नोर किया, तो भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। सिंपल, ठीक है। तो ये कॉमन बात थी जो बोली गई है, ठीक है, इसमें और कुछ भी खास नहीं है। नेक्स्ट, सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, बेटा प्योर थ्योरी है, जस्ट रीड करना क्योंकि इसमें ऐसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ओनली यू हैव टू रीड, इसको होमवर्क करना। और उम्मीद करता हूँ मैं जो तुम लोगों को रीडिंग के लिए बोलता हूँ तुम लोग उसको एक बार देखते भी होगे, देखते हो कि नहीं देखते हो? हाँ भाई, यस सर। यस सर। झूठ तो नहीं बोल रहे? ओके ठीक है, अच्छी बात है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन रूल 22। ये भी आप लोग को सिंपल सी बात है, ये सब थ्योरी है एक्चुअली इसमें काफी, तो जो टेक्निकल चीजें होती हैं बता दूंगा, बाकी थ्योरी बेटा तुम लोग खुद भी देख सकते हो, रीड कर सकते हो। रूल 22 होमवर्क टिक कर लो, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस इसको देख लेना, हल्का हल्का रीड कर लेना। रूल 23, 25, 26 ये सब रीड करने वाला है बेटा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, मैं भी बता दूं तुम लोग को, तो उसको सिंपल सा एक बार देख लेना, इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट मच इंपॉर्टेंट, एक बार रीड कर लेना तो सही रहेगा। 26 तक होमवर्क। आज जो हमारी क्लास का लास्ट टॉपिक है वो है ये टैक्स इनवॉइस डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स। मैंने शेयर कर दिया है, दिख गया सबको? यस सर। टैक्स इनवॉइस डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स ये वो चीजें होती हैं बेसिकली जिनके बेसिस पर व्हेनेवर अ ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर इशूड। ऑब्वियसली बात है, ट्रांजैक्शन होगा तो अलग अलग डॉक्यूमेंट इशू किए जाएंगे, उसी को हम टैक्स इनवॉइस क्रेडिट नोट डेबिट नोट या बिल ऑफ सप्लाई कहते हैं। अब देखो टैक्स इनवॉइस क्या होता है, सबसे पहले वो इनवॉइस होता है जो कि कमर्शियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें गुड्स सर्विस या दोनों के लेन देन के बारे में बातें होती हैं, कौन लोग इन्वॉल्व हैं, कहाँ से कहाँ तक का सामान है, किस टाइप का सामान है, कितनी क्वांटिटी में, क्या प्राइस है, कितना डिस्काउंट दिया गया है, क्या मोड ऑफ पेमेंट है, कितना जीएसटी लग रहा है, क्या आईटीसी लिया है, इनवर्ड है, आउटवर्ड है, फॉरवर्ड है, रिवर्स है, एक एक चीज उसमें दी होती है, क्या टाइम लिमिट है, कब किया गया है, सब कुछ बताया गया होता है, वो होता है आपका क्या है, टैक्स इनवॉइस। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई सबको? ये सब चीजें टैक्स इनवॉइस में मेंशन होती है। इन केस, ये ध्यान से अब यहाँ से रहता है, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स इनवॉइस इशू कर देना चाहिए बिफोर या एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, जब सप्लाई के लिए जाता है, जब गुड्स का मूवमेंट हो रहा होता है, या डिलीवरी के टाइम पे जब रिसिपेंट को दी जाती है, ठीक है, where the supply does not involve movement of goods। लेकिन अगर सर्विसेज के केस में बात करेंगे तो गुड्स के केस में बात हो गई। अब सर्विसेज केस में क्या होगा, इनवॉइस तभी इशू कर देना चाहिए बिफोर और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विस, लेकिन मैक्सिमम 30 दिन के अंदर जो सर्विस दी गई है, और ये 45 दिन का समय यानी 15 दिन का बढ़ा सकते हैं अगर BFSI कंपनी होती है, ठीक है, बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है,
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इशू, हाँ नेक्स्ट है इन केस कंटिन्यूअस सप्लाई है, ठीक है ना। कंटिन्यूअस सप्लाई की बात करें अगर हम कि कंटिन्यूअस सप्लाई हो रही है गुड्स की, तो जो भी सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स होंगे वो इशू किए जाएंगे। बेसिकली इनवॉइस को ध्यान में रखते हुए चीजें की जाएंगी कि इनवॉइस के अकॉर्डिंग सारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पूरे जितना जितना सप्लाई हो रहा है गुड्स का उसके अकॉर्डिंग इनवॉइस कलेक्ट करते जाएंगे। इसीलिए इनवॉइस हमेशा लास्ट एट द एंड ऑफ द डे चेक और कैलकुलेट किया जाए। नेक्स्ट इन केस कंटिन्यूअस सप्लाई हो रही है सर्विसेज की, तो जो भी ड्यू डेट है कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का वो होना चाहिए बिफोर सच ड्यू डेट। जो भी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है इनवॉइस में मेंशन या बिफोर रिसिप्ट ऑफ सच पेमेंट को, या जो भी पेमेंट लिंक किया गया है। आजकल तो चीजें आ गई ना, यूपीआई सुना होगा, यूपीआई के बारे में सुना है कि नहीं सुना है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, बेटा यूपीआई, जिसमें तुम लोगों ने सुना होगा आप यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। पेटीएम, जी पे, फोन पे वगैरह वगैरह, और एक यूपीआई आईडी क्रिएट हो जाती है, उसके थ्रू आप बैंक अकाउंट से ट्रांसफर कर सकते हैं पैसे, जिसके भी आप चाहें अकाउंट नंबर डिटेल्स पे। लेकिन इसका तभी यूज करा करो जब बहुत ही मतलब आप जानते हो, हर किसी के साथ में शेयर किया करो उसको, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये बैंकिंग एक्टिविटी ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोला गया है अर्लियर अ क्रेडिट डेबिट नोट इश्यू करता था रजिस्टर्ड पर्सन इनवॉइस के अकॉर्डिंग, लेकिन अब रजिस्टर्ड पर्सन इशू कर सकता है एक नोट या एक से ज्यादा डेबिट नोट या क्रेडिट नोट जब वो मल्टीपल इनवॉइस इशू करता है, ठीक है। दिस यूज्ड टू कॉज अवॉइडेबल कंप्लायंस बर्डन फॉर टैक्स, ताकि बार बार बिल से बार बार टैक्स, बार बार टैक्स से बार बार टैक्स का बर्डन, तो ये नहीं है। जो चीजें हो उसके अकॉर्डिंग इनवॉइस इशू हो, और ताकि आपको बार बार टैक्स की कॉम्प्लेक्सिटी से आप बच सकें, ठीक है। इलस्ट्रेशन में समझा देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। मीनाक्षी एंटरप्राइज, इसी में इसमें जवाब दी एक्चुअली, एग्जांपल के रूप में समझा। मीनाक्षी एंटरप्राइज है कोलकाता की, वो सप्लाई करती है धीरानी एंटरप्राइज गाजियाबाद। अब बताओ कोलकाता कौन से राज्य में आता है, तुरंत बताओ मुझे, बताओ भाई। कोलकाता कम्स अंडर व्हिच स्टेट? बेटा वेस्ट बंगाल। गाजियाबाद किस राज्य में आता है? यूपी में से। वेरी गुड। The goods were removed from the factory at Kolkata on 3rd May, यानी कि वेस्ट बंगाल कोलकाता से, जो कि राजधानी है, वहां से है 3 मई को, तो टैक्स इनवॉइस का भी इशू होगा 3 महीनों से पहले, ठीक है। दूसरा, रोहन लिमिटेड एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है जो कि सर्विस प्रोवाइड करती है, ऑब्वियसली बात है इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को सर्विस ही देगी फोटो फिल्म एजेंसीज को, जो कि कोलकाता में। तब दे रही है 1 जून को, तो टैक्स इनवॉइस कब होगा? विद इन 30 डेज, यानी कि 30 डेज के अंदर, क्योंकि यहाँ पर कौन सी बात हो रही है? सर्विसेज की बात हो रही है, पिछले बारे में गुड्स की बात हो रही थी, हाँ है ना। तो ये गुड्स एंड सर्विस केस में इस तरह से केस स्टडी आ सकती है, आपके ऑब्जेक्टिव में आपको आनी चाहिए। बहुत ही सिंपल सिंपल बेसिक चीजें हैं। इलस्ट्रेशन से होमवर्क देखते हैं बेटा, कुछ भी खास नहीं है। अब लास्ट टॉपिक आज की क्लास का, पर्टिकुलर्स ऑफ टैक्स इनवॉइस। एक टैक्स इनवॉइस में क्या क्या चीजें होती हैं, बहुत ही सिंपल है, पॉइंट टू पॉइंट पे हम चलते रहते हैं। पहला, नेम एड्रेस जीएसटी सप्लायर का नाम, जीएसटी नंबर और एड्रेस सप्लायर का, सीरियल नंबर जो कि 16 डिजिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फाइनेंशियल ईयर का, कब इशू कर रहे हैं, रेसिपेंट का नाम, पता, एड्रेस, फोन नंबर, जीएसटी नंबर, डिस्क्रिप्शन गुड्स सर्विस का एचएसएन कोड के साथ, एचएसएन कोड अभी हम आगे पढ़ेंगे, हार्मोनिक सिस्टम नॉमिनेटेड कोड जो होता है वो, वैल्यू ऑफ सप्लाई जिसमें डिस्काउंट भी है, अगर कोई डिस्काउंट है, कौन सा टैक्स लग रहा है, CSIU, टैक्स का अमाउंट, इनवॉइस की वैल्यू, किस जगह सप्लाई होना है, डिलीवरी की जगह डिफरेंट है कि सेम है, फॉरवर्ड चार्ज है, रिवर्स चार्ज है, सप्लायर के साइन और ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव जो भी हैं, ये सारी वो चीजें हैं जो कि एक टैक्स इनवॉइस के पर्टिकुलर्स में आती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। ओके। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक का एक पॉइंट, मोडस। मोडस का मतलब यहाँ पर बात हो रही है किन किन तरीकों से कितनी कॉपीज क्या लगती हैं।
इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में टैक्स जो इनवॉइस हम इशू करते हैं वो ट्रिप्लिकेट होना चाहिए। ट्रिप्लिकेट का मतलब 3 कॉपीज होनी चाहिए, एक रेसिपेंट जिसको हम सामान दे रहे हैं, एक ट्रांसपोर्टर को डुप्लीकेट, और तीसरी कॉपी सप्लायर को। रिसीवर को ऑब्वियसली पता है जिसको सामान जब उसको ओरिजिनल मिलेगी उसकी सेकंड कॉपी ट्रांसपोर्टर को, और जो तीसरी कॉपी होगी वो सप्लायर को मिलेगी। ये सब आता है एग्जाम में। 3 कॉपी किस केस में मिलती है, तो आपका जवाब होगा गुड्स के केस में मिलती है। लेकिन सप्लाई के केस में क्या होता है, सप्लाई केस में जब हम सर्विसेज देते हैं, सप्लाई करते हैं, तो उस केस में 2 ही होती है। रिसिपेंट को ऑब्वियसली बात है क्योंकि वो मेन है कंज्यूमर, उसको ओरिजिनल मिलेगी, और जो सप्लायर है उसको डुप्लीकेट। ठीक है, ये ध्यान रखिए। Where the goods being sent or taken on approval or for sale or return are removed before the supply takes place, the invoice shall be issued before or at the time of supply या 6 months from date of removal, whichever is earlier। ये कब होगा, जब रिमूव होगा, सब जब सप्लाई टेक्स प्लेस होगी और गुड्स को भेजा जा रहा है या रिमूवल अप्रूवल के लिए, सेल के लिए, रिटर्न के लिए, तो उस केस में हम 6 महीने की अवधि करेंगे, टाइम पीरियड, जब रिमूवल है या फिर टैक्स इनवॉइस जब इशू किया, उसमें जो भी पहले होगा उसके अकॉर्डिंग इशू कर देंगे। अब लेकिन ये जो टैक्स इनवॉइस है इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, यानी कि इट मस्ट बी नोटेड दैट नो टैक्स इनवॉइस इज टू बी इशूड। टैक्स इनवॉइस हम बिल्कुल इशू नहीं करेंगे कब, इन कंडीशन में, जो कि अभी क्लास का एकदम लास्ट टॉपिक है। वो कंडीशन क्या है, अगर टैक्स सप्लाई की जो वैल्यू है, यानी कि हम जो भी चीज की सप्लाई करें उसकी वैल्यू 200 से कम है, तो हमें जरूरत नहीं है इनवॉइस की। या फिर जो रेसिपेंट है, जो सामान रिसीव कर रहा है, वो अनरजिस्टर्ड है, यानी कि वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, या रेसिपेंट को इनवॉइस की जरूरत नहीं है, इस केस में ये एक्सेप्शन होगा कि हमें कोई भी टैक्स इनवॉइस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ बेटा, बात समझ में आ गई? यस सर। दोनों लोग को? यस सर। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में तुम्हारे जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं थोड़े वो पूरे हो जाएंगे, और जो नेक्स्ट क्लास होगी बता दूंगा मैं कल, जब भी जिस टाइम पे होगी आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो जितना होमवर्क दिया है, जितना आज पढ़ा है सो पढ़ो, तभी नेक्स्ट क्लास में हम उसके आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। फाइन, तब तक के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एवरीवन। थैंक